हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग एग्रीकल्चर पीटी 365 का पोर्शन करने जा रहे हैं। लेट अस स्टार्ट। तो एग्रीकल्चर रिलेटेड टॉपिक्स है। पहला टॉपिक है वो एमएसपी से रिलेटेड है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। पहली बार इसको अनाउंस किया गया था 1966 1967 में। तो अब साल में 2 बार इसको अनाउंस किया जाता है, 2 टाइम्स, खरीफ के लिए, रबी के लिए अलग। ठीक है, इसको रिकमेंड कौन करता है? सीएससीपी इसको रिकमेंड करता है। अनाउंस कौन करता है एक्चुअल में? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, प्राइम मिनिस्टर जिसको हेड करते हैं। ठीक है, एंड सीएसीपी क्या है? एक स्टेट्यूटरी बॉडी है जो कि एस्टेब्लिश की गई थी 1986 में। एंड तो इसी से रिलेटेड 3 टर्म्स है एमएसपी से। A2 क्या होती है? A2 इज केस प्लस काइंड में जितना फार्मर खर्चा कर रहा है, स्पेंडिंग कर रहा है फार्मर्स की, उसमें A2 कॉस्ट कहते हैं। A2 प्लस एफएल में क्या आता है? A2 प्लस एफएल, यानी कि एफएल में क्या है? फैमिली लेबर इसमें इंक्लूड कर दी जाती है A2 में। देन C2 कॉस्ट इज A2 प्लस एफएल प्लस रेवेन्यू फोरगॉन। फार्मर की अपनी जमीन होती है तो उसके लिए लैंड रेंट वो अकाउंट में नहीं लेते हैं। तो फार्मर्स आर डिमांडिंग है कि उनको क्या है? C2 कॉस्ट के आधार पर उनको जो एमएसपी दिया जाना चाहिए, परंतु गवर्नमेंट है वो A2 प्लस एफएल के आधार पर उनको एमएसपी अभी देती है। ठीक है, देन C2 इज इक्वल टू A2 प्लस एफएल प्लस रेवेन्यू फॉरगॉन। देन सीएससीपी कौन कौन से फैक्टर का ध्यान में रखती है एमएसपी अनाउंस करते समय? तो सीएससीपी अनाउंस करती है, सीएससीपी इन फैक्टर का ध्यान में रखती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को अकाउंट में लेती है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ क्रॉप्स, प्राइस का ध्यान में रखती है, उसको डोमेस्टिक प्राइस क्या है, इंटरनेशनल प्राइस क्या है, दोनों को अकाउंट में लिया जाता है। देन इंटर क्रॉप पेरिटी, एक क्रॉप दूसरे क्रॉप के बीच में कितनी क्या पेरिटी है उसको भी अकाउंट में लिया जाता है। टर्म ऑफ ट्रेड क्या है, देन कंज्यूमर पे क्या उसका फर्क पड़ेगा इस प्राइस का, वो सब बातें ध्यान में रखती है। कौन कौन से फैक्टर? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिमांड एंड सप्लाई, प्राइसेस, डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल, इंटरक्रॉप पेरिटी, टर्म ऑफ ट्रेड एंड कंज्यूमर इंप्लीकेशन का ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स बनाया गया था जिसको हेड किया था स्वामीनाथन ने, एम एस स्वामीनाथन ने हेड किया था। तो उन्होंने क्या है? रिकमेंड किया था इसको। अभी क्रॉप्स किन किसके लिए है? 7, तो 22 क्रॉप्स के लिए ये एमएसपी अनाउंस किया जाता है। 7 सीरियल्स कौन कौन से हैं जिनके लिए एमएसपी अनाउंस किया जाता है? पेडी, वीट, मेज, बाजरा, ज्वार, रागी एंड बार्ले। 5 पल्सेस के लिए अनाउंस किया जाता है। चना, अरहर या फिर तूर, उड़द, मूंग, मसूर। देन 7 ऑयल सीड्स हैं जिनके लिए एमएसपी अनाउंस किया जाता है। कौन कौन से? मस्टर्ड, रेपसीड, सनफ्लावर, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सेसमे, साफ्लोवर एंड नाइजर सीड। एंड 4 कॉमर्शियल क्रॉप्स है जिनके लिए एमएसपी अनाउंस किया जाता है। कौन कौन सी है? कॉटन, कोपरा, सुगर केन एंड राजूट। तो इन सभी के लिए क्या है? एमएसपी अनाउंस किया जाता है। एक बार पूछा भी गया है, कॉफी के लिए शायद नहीं किया जाता है, तो ये पूछा जा चुका है एक बार, दोबारा भी पूछ सकते हैं, इसके लिए अनाउंस नहीं किया गया है। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड है, इसको स्टेब्लिश किया गया था 2014-15 में। तो इसमें क्या है? जब प्राइस किसी चीज का गिरना स्टार्ट हो जाता है या कि किसी साल में बम्पर प्रोडक्शन होगा तो क्या है? प्राइस गिरना स्टार्ट होगा तो उसको गिरने से बचाने के लिए डायरेक्ट परचेज करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो इसके होर्डिंग को इसका होर्डिंग को नहीं करने देती है ये लोग प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के अंदर। देन इसमें क्या है? एक स्ट्रेटेजिक बफर बनाया जाता है। जो टॉप स्कीम है, टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो है, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है टोटल में, वो उसी के अंडर किया जाता है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का प्रोग्राम है ये। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड 2014-15 में बनाया गया है। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा नैनो यूरिया। तो नैनो यूरिया किसके द्वारा डेवलप की गई है? इफ्को के द्वारा डेवलप की गई है। इफ्को ने एक प्लांट लगाया है कलोल, गुजरात में, वहां पे इसने डेवलप किया है। ठीक है, इसकी नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी होती है नैनो यूरिया में कितनी होती है? वो मोर देन 80% होती है। नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी कितनी होती है? 80% से ज्यादा। ठीक है, ट्रेडिशनल जो यूरिया होती है उसकी होती है 35 से 40% के बीच में। तो इसको सीधा है वो लीव्स पे छिड़क दिया जाता है एंड वहां से ये ऑब्जॉर्व कर लेती है, तो इसके ज्यादा ऑब्जॉर्प्शन होती है, तो उसमें बेटर प्लांट की ग्रोथ होती है एंड इसमें वेपराइजेशन का खतरा नहीं रहता है। ठीक है, जो जिसको हम सीधी छिड़क देते हैं तो उसमें क्या है? वेपराइजेशन, वेपर हो सकती है, वो हो सकती है। ठीक है, इसका जो साइज होता है वो 20 to 50 नैनोमीटर होता है, नैनो यूरिया का साइज है। बेनिफिट क्या होगा? इससे यील्ड इंक्रीज होगी। इसके नैनो यूरिया के बेनिफिट क्या है? इससे यील्ड इंक्रीज होगी, जिसके कारण फार्मर्स की इनकम इंक्रीज होगी, तो इन्वायरमेंट के लिए मोर सस्टेनेबल होगा। तो ये इससे जो है इसमें खर्चा कम आएगा तो हमको गवर्नमेंट को सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी कम देनी पड़ेगी और हमारा जो है फॉरेक्स बच जाएगा। ठीक है, देन डीएपी क्या होती है? डाई अमोनियम फॉस्फेट होता है। तो उसमें क्या होता है? नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस होता है एंड दोनों क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट है। ठीक है, एक होता है एसएसपी। एसएसपी क्या होता है? सिंगल सुपर फॉस्फेट। इसमें क्या होता है? इसमें फॉस्फोरस होता है, सुपर सल्फर होता है एंड कैल्शियम होता है।
एसएसपी सिंगल, सुपर फॉस्फेट में क्या होता है, फॉस्फोरस, सल्फर एंड कैल्शियम। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा है वो मिलेट्स है। मिलेट्स, तो मिलेट्स को बोला जाता है न्यूट्रिसीरियल या फिर इनको सुपर फूड भी कहा जाता है। इनमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। मिलेट्स में क्या पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, इनमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है, प्रोटीन भी मिलता है, आयरन होता है, आयोडीन होता है। इनका जो ग्रोइंग पीरियड होता है वो शॉर्ट होता है। ठीक है, तो ये रेनफेड कंडीशन में ग्रो कर सकती हैं, इसलिए ये क्लाइमेट चेंज को रोकने में हमारा हेल्प करेगी। ठीक है, मेजर प्रोड्यूसर कौन सा है मिलेट में, इंडिया का है, राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है। ठीक है, हम वर्ल्ड की 20% ग्लोबल प्रोडक्शन है वो इंडिया करता है मिलेट्स का। ठीक है, मिलेट्स का कही जाती है ड्राई फार्मिंग। ठीक है, इंडिया में कौन कौन सी मेजर मिलेट्स हैं, बाजरा है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्रोन की जाने वाली मेजर मिलेट है बाजरा। ठीक, इसको हाईएस्ट ग्रोन किया जाता है। दूसरे नंबर पे ज्वार आती है, जिसको हम बोलते हैं सोरगम और ज्वार। तीसरे पे होती है फिंगर मिलेट। तो मेजर मिलेट कौन कौन सी होगी, बाजरा, ज्वार एंड फिंगर मिलेट्स, जिसमें क्या आती है, मंडुआ और रागी भी आती है। ठीक है, एंड अभी क्या है, गवर्नमेंट के एफर्ट के द्वारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट डिक्लेयर कर दिया गया है 2023 को, 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट डिक्लेयर कर दिया गया है। तो मिलेट इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए, एंड ये डिक्लेयर किया गया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। ठीक है, हमारा एक 2 साल पहले 2021 में शायद हमने ये नेशनल ईयर ऑफ मिलेट सेलिब्रेट किया था, एंड इंडिया के इनिशिएटिव से, मोदी जी के इनिशिएटिव से इसको डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, एंड एक बनाया गया है मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिस ऑफ मिलेट। तो मिलेट के जितने भी गुड प्रैक्टिसेस है कल्टीवेशन के रिगार्डिंग, उसको स्प्रेड करेंगे कौन, नीति आयोग प्लस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, दोनों मिलकर इसको शेयरिंग एक्सचेंज करेंगे, नॉलेज शेयर कराएंगे, मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिस ऑफ रिलेटेड टू मिलेट्स, नीति आयोग प्लस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ठीक है, जो मिलेट को इंक्लूड कर लिया गया है पीएम पोषण में, इंक्लूड किया गया है, पीएम पोषण स्कीम है उसके अंदर इसको मिलेट को इंक्लूड कर लिया गया है। एंड अपेडा ने टारगेट रखा है 2026 तक हमें कितना है, 2000 करोड़ रुपए का, 2000 करोड़ का एक्सपोर्ट टारगेट रखा है मिलेट का, इसने अपेडा ने। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है राइस और पेडी। ठीक है, राइस और पेडी, तो राइस एक क्या है, क्रीप क्रॉप है। क्रीप क्रॉप है, इसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए होता है, 21 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 से हम कह सकते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर चाहिए होता है। रेनफॉल मोर देन 100 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए होती है राइस के लिए। देन बेस्ट क्या है, ये अलुवियल क्ले सॉइल में ये बेस्ट होती है। सबसे ज्यादा वर्ल्ड में देखो तो प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो चाइना सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, इंडिया नंबर 2 पे प्रोड्यूसर, सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कौन करता है, चाइना करता है, दूसरे नंबर पे इंडिया करता है। ठीक है, एक्सपोर्ट कौन करता है, इंडिया इज लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस। ठीक है, इसके लिए मेथड ऑफ कल्टीवेशन है, राइस के मेथड ऑफ कल्टीवेशन कौन कौन सी है, ट्रांसप्लांटेशन है, एक जगह से उठाड़ के दूसरी जगह लगा देते हैं। ठीक है, जिसको पंजीरी भी बोलते हैं। दूसरा है ड्रिलिंग, तीसरा है डायरेक्ट सीडिंग मेथड, चौथा है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। इनके बारे में थोड़ा सा अच्छे से और पढ़ लीजिएगा आप, ट्रांसप्लांटेशन, ड्रिलिंग, डायरेक्ट सीडिंग एंड असराई। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज पेरेनियल राइस डेवलप किया है चाइना के द्वारा, जिसका नाम क्या है, PR23। तो पेरेनियल राइस है वो चाइना के द्वारा डेवलप किया गया है, एंड इसका नाम है PR23। तो इसको क्या है कि 4 साल में इसको एक बार बोना पड़ेगा, और ये जैसे कि आम के पेड़ से हमें आम मिलते रहते हैं बार बार, तो उसी तरह से क्या है, राइस का एक बार प्लांट करने पे हमें राइस मिलता रहेगा। जैसे घास होता है तो उसको भी एक बार लगाने पे 2-3-4 हम फसल ले सकते हैं उससे। एक होता है काला नमक राइस, एक और है काला नमक राइस है, वो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है। ठीक है, काला नमक राइस है उसको बोलते हैं बुद्धा राइस भी कहा जाता है। काला नमक राइस इज आल्सो कॉल्ड एज बुद्धा राइस। ठीक है, किसने डेवलप किया है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में डेवलप किया है। ये एक सेंटेड वैरायटी होती है, एंड इसका जो ग्रेन होता है वो छोटा होता है, एंड ये ड्राफ्ट वैरायटी है। तो काला नमक क्या है, एक ड्राफ्ट वैरायटी है। इसकी 2 नई ड्राफ्ट वैरायटी डेवलप की गई है, जिनका नाम क्या है, पूसा नरेंद्र काला नमक राइस। काला नमक राइस 1638 डेवलप किया गया है। दूसरा है पूसा नरेंद्र 1652। ये क्या है, ये एक काला नमक राइस की 2 वैरायटी डेवलप की गई है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। ये लॉजिंग की जो प्रॉब्लम होती है उसको दूर करेगा। काला नमक राइस को एक जीआई टैग दिया गया है, किसका, यूपी को जीआई टैग दिया गया है काला नमक राइस के लिए। ठीक है, एंड इसमें क्या है, आयरन, और काला नमक राइस में आयरन और जिंक की काफी मात्रा में पाया जाता है, तो ये अल्जाइमर डिजीज को दूर करने में हेल्प करता है। देन एक होता है DRR धान 60। नेक्स्ट टॉपिक इज DRR धान 60। धान क्या होता है, राइस ही होता है। ये डेवलप किया गया है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। DRR धान 60 इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है। इसको क्या है, 30% फॉस्फोरस की कम जरूरत पड़ती है, तो इट नीड्स 30% लेस फॉस्फोरस देन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, फॉस्फोरस का क्या काम है, फॉस्फोरस हेल्प करता है रूट डेवलपमेंट में, प्लांट की रूट को डेवलपमेंट में हेल्प करता है फॉस्फोरस। ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजन अपटेक की एब्सेंसी होती है प्लांट को, उसको इंक्रीज कराता है फॉस्फोरस।
एंड ये जो है ग्रेन प्रोटीन की यील्ड को इंक्रीज करता है। तो तीन बातें हैं, रूट डेवलपमेंट में हेल्प करता है फास्फोरस, ग्रेटर नाइट्रोजन अपटेक करवाता है, एंड हाई ग्रेन प्रोटीन यील्ड ये डेवलप कराने में हेल्प करता है फास्फोरस। अगला टॉपिक है वो हमारा है शुगर कैन से रिलेटेड है, ठीक है। शुगर कैन के लिए कैसी कंडीशन चाहिए होती है, क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में बात करें तो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है शुगर कैन के लिए। टेम्परेचर 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड इसको चाहिए होता है। रेनफॉल 70 से 150 सेंटीमीटर की रेनफॉल चाहिए होती है। एंड ब्लैक सॉइल इसके लिए लगभग आइडियल मानी जाती है। मॉइस्चर रिटेंटिव सॉइल चाहिए होती है, ठीक है। एंड ये वाटर गजलिंग क्रॉप होती है शुगर कैन, ठीक है। प्रोडक्शन इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। एंड अभी पहले ब्राजील था, अभी क्या है इंडिया बन चुका है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। और महाराष्ट्र है वो 5 साल के बाद में फिर से नंबर 1 पे आ गया है इंडिया में प्रोडक्शन में। तो महाराष्ट्र कौन सा है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया में, एंड दूसरे नंबर पे यूपी आता है, ठीक है। एंड वैसे ओवरऑल इंडिया हो गया है, ठीक है। एक रेड रोट फंगल डिजीज है वो इन्फेक्ट करती है शुगर कैन को। रेड रोट फंगल डिजीज किससे रिलेटेड है, शुगर कैन से रिलेटेड है, ठीक है। एक वैरायटी है नॉर्थ इंडिया में जो कल्टीवेट की जाती है जिसका नाम क्या है CO0238 वैरायटी है, ये नॉर्थ इंडिया में कल्टीवेट की जाती है। इसको इन्फेक्ट करती है रेड रोट फंगल डिजीज, ठीक है। साउथ इंडिया में शुगर कैन इंडस्ट्री शिफ्ट हो गई थी, उसका रीजन क्या था, मेनली बिकॉज वहां पे जो शुगर कैन होता है उसको जो फ्रक्टोज की अमाउंट होती है वो ज्यादा होती है। सुक्रोज की अमाउंट, वो जो स्वीट की मात्रा होती है शुगर कैन की मात्रा होती है वो ज्यादा होती है, क्योंकि फेवरेबल कंडीशन होती है वहां पे। एंड लॉन्गर सनशाइनिंग डे होता है, एंड ट्रॉपिकल कंडीशन में ज्यादा ट्रॉपिक से थोड़ा दूर होता है, ठीक है। सॉइल वहां पे ब्लैक सॉइल होती है, आइडियल है डेक्कन प्लेट्यू में। वहां पे जो मिल्स है वहां पे कोऑपरेटिव अच्छी से डेवलप हुई है साउथ इंडिया में। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉटन, ठीक है। कॉटन, तो कॉटन को क्या क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए होती है, 20 से 28 डिग्री 20 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर चाहिए होता है। 55 से 110 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए होता है, ठीक है। कॉटन के लिए एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 180 डेज 180 दिन यानी कि 6 महीने कम से कम फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए होते हैं कॉटन को कल्टीवेट करना है। तो 180 डेज मिनिमम फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए होता है, ठीक है। ये खरीफ की फसल है, एंड जो रेगर है यानी कि ब्लैक सॉइल है उसको आइडियल माना गया है किसके लिए, कॉटन के लिए, ठीक है। एंड कॉटन की एक वैरायटी है कांडू को बोला जाता है ब्लैक ब्राउन कॉटन। तो ब्राउन कॉटन की एक वैरायटी है, क्या नाम है, कांडू। ये हमारी क्या है, देसी वैरायटी है, देसी कॉटन है, एंड ये कर्नाटक की है। तो कांडू कॉटन क्या है, किसकी है, कांडू क्या है, एक ब्राउन कॉटन है, वो किसकी है, कर्नाटक की वैरायटी है। एंड ये नॉन एलर्जिक होती है, एंड ये इसको रेनफेड कंडीशन में ग्रो कराया जा सकता है। जनरली कॉटन को ज्यादा अमाउंट ऑफ रेनफॉल चाहिए होता है, कितना है, 55 से 110 सेंटीमीटर। परंतु रेनफॉल कंडीशन क्या होती है, मिनिमम 75 mm से वाली कम वाली रेनफॉल होती है, उसको हम बोलते हैं रेनफेड एग्रीकल्चर, ठीक है। कॉटन को इफेक्ट करता है पिंक बोलवर्म। तो पिंक बोलवर्म डिजीज है वो, पिंक बोलवर्म एक कीड़ा होता है, इंसेक्ट होता है, वो इन्फेक्ट करता है किसको, कॉटन को। तो ये इन्फेक्ट करता है कॉटन को। इसमें जो फीमेल्स होती हैं वो लार्वा देती हैं, और वो कॉटन बॉल्स होती हैं उन पे बैठ जाती है। जब कॉटन बॉल को फिर वो खाना स्टार्ट कर देती है, इंक्स को फीमेल्स ईट्स दी कॉटन बॉल खा जाती है, जिसके कारण इसकी जो प्रोडक्शन होता है वो कम होता है, ठीक है। देन बीटी कॉटन इंडिया के ओनली कॉटन है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। ओनली बीटी कॉटन इज ओनली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप दैट इज अप्रूव्ड फॉर कल्टीवेशन इन इंडिया, ठीक है। तो बीटी कॉटन की दो वैरायटी है, BG1 एंड BG2 है, उनको अप्रूव किया गया है, जो कि हमारे देश में कल्टीवेट की जाती है किसानों के द्वारा, ठीक है। एंड जो जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स होती है उनको अप्रूवल कौन देता है, उनको देता है GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी उनको अप्रूवल देती है। एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है, उसको एस्टेब्लिश किया गया है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर, ठीक है। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंदर काम करती है GEAC, ठीक है। एंड एक और इसकी जो वैरायटी है BG22, BG1 BG2 क्या है, ये बीटी कॉटन है। एंड दूसरा है बैसिलस थ्रोंजिसिस कॉटन बोला जाता है इसको। दूसरा है BG2RRF, ये क्या है, ये एक हर्बिसाइड टॉलरेंट इंसेक्ट रेजिस्टेंस बीटी कॉटन की वैरायटी है। BG2RRF ये क्या है, हर्बिसाइड टॉलरेंट एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंस की बीटी कॉटन की वैरायटी है, ठीक है। एंड पिंक बुलवर्म है वो बीटी कॉटन को भी इफेक्ट करता है, ठीक है। देन BG2RRF है वो हर्बिसाइड टॉलरेंट एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंस होगी। एंड इसमें हरियाणा में इसका क्या है, इसका अभी ट्रायल चल रहा है, इसको रिलीज नहीं किया गया है एनवायरमेंट में। हरियाणा में इसको ट्रायल किया गया है, ट्रायल पे चल रही है अभी ये। देन एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाई गई है DMH11, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड बनाई गई है DMH11, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 बनाई गई है, ठीक है। इसको दो वैरायटी से मिलकर बनाया गया है, इंडियन वैरायटी वरुणा प्लस यूरोपियन वैरायटी अर्ली हीरा, इन दोनों कॉम्बिनेशन से इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड ये मस्टर्ड बनाई गई है। एंड तो इसको दीपक पंटेल ने बनाया था। एंड वरुणा है वहां से बार्नेज जीन लिया गया है,
एंड अर्ली हीरा से बार स्टार जीन लिया गया है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा, कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाई गई है? बार्नीज बार स्टार सिस्टम का इसमें यूज किया गया है। बार्नीज बार स्टार सिस्टम होता है, उसमें क्या है, सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप बनती है, सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप बनती है बार्नीज बार स्टार में। ठीक है, उसमें इसका यूज किया गया है। ठीक है, इसको बोला जाता है हाइब्रिड वाइग्रो रेहेट्रोसिस। इस टेक्निक को, बार्नीज बार स्टार सिस्टम को क्या बोलते हैं हम? हाइब्रिड वेग्रो रेहेट्रोसिस भी बोलते हैं। एंड जो DMH11 में है, जो जीन्स यूज किया गया है वो बेसिलस अमाइलो लिक्विफेसेंस नामक सोयल बैक्टीरिया से जीन यूज किया गया है। तो DMH11 जो कि जेनेटिक GM मस्टर्ड है, उसमें क्या है, एक फॉरेन जीन यूज किया गया है, जिसका फॉरेन जीन कौन से बैक्टीरिया से लिया गया है? सोयल बैक्टीरिया, जिसका नाम क्या है? बेसिलस अमाइलो लिक्विफेसेंस है, उसका फॉरेन जीन इसमें यूज किया गया है। ठीक है, देन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती है वो इंडिया के अंदर जनरली तीन, अभी क्या है, उनको तीन भागों में डिवाइड कर दिया गया है, SDN1, SDN2 एंड SDN3। SDN क्या है? सिंगल डायरेक्ट न्यूक्लियस 1, 2 एंड 3। सिंगल डायरेक्ट न्यूक्लियस 1 होता है, उसमें क्या है, उस सिंगल डायरेक्ट न्यूक्लियस 1 एंड SDN1 एंड SDN2 में क्या है, कोई एलियन जेनेटिकली मॉडिफाइड एलिमेंट नहीं होता है, जैसे कि इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था बेसिलस अमाइलो लिक्विफेसेंस, वो इसमें नहीं होता है। ठीक है, इस टाइप का कोई इसमें ये नहीं होता है। ठीक है, SDN3 में क्या होता है कि एक बाहर से फॉरेन एजेंट इसमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है। SDN3 में दे हैव फॉरेन जीन, इसलिए वो है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की तरह होते हैं, इसलिए इनको SDN3 के लिए क्या है, वो गवर्नमेंट या फिर GEAC का अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। SDN1 एंड SDN2 को लिए दे आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, यानी कि GEAC से एग्जम्प्ट कर दिए गए हैं इनको। ठीक है, इसी तरह से क्या है, इनका जो है चेक किया जाता है कि जेनेटिकली जो मॉडिफाइड मस्टर्ड बनाई गई है उसकी वैरायटी को चेक किया जाएगा कि उसकी जो प्रोडक्शन है, यील्ड है, वो इंडियन वैरायटी है उससे कितना ज्यादा आ रही है। तो जिसके कंपेयर किया जाएगा, उसको वरुणा से कंपेयर किया गया है, तो वरुणा में क्या है, वरुणा को बोलते हैं चेक्स। चेक्स क्या होती है? रेफरेंस वैरायटी है जिससे कंपेयर किया जाता है कि उसका यील्ड इससे ज्यादा इंक्रीज हो गई है, तो ट्रेडिशनल वैरायटी उसको हम बोलते हैं चेक्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज जूट। तो जूट इज आल्सो कॉल्ड एज गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है इसको, जूट को गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है। ये सॉफ्ट लॉन्ग शाइनी फाइबर्स होते हैं। ठीक है, तो क्लाइमेटिक कंडीशन इसको क्या चाहिए होती है जूट के लिए? रेनफॉल चाहिए होता है, 100 सेंटीमीटर से ज्यादा का रेनफॉल चाहिए होता है, ह्यूमिड कंडीशन चाहिए होती है, एंड टेम्परेचर 24 से 24 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए होता है। देन अलुवियल सेल इनके लिए आइडियल मानी गई है, तो जो गंगा वाला डेल्टा में इसको किया जाता है। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन इंडिया। उसके अलावा वेस्ट बंगाल के अलावा उड़ीसा भी है, असम भी इसको जूट को प्रोड्यूस करता है इंडिया में। एंड प्रोडक्शन में इंडिया लार्जेस्ट है, प्रोडक्शन में जूट का है वो इंडिया लार्जेस्ट है। दूसरे नंबर पे बांग्लादेश आता है, तीसरे पे चाइना आता है प्रोडक्शन में। एक्सपोर्ट में क्या है, बांग्लादेश सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। बांग्लादेश 75% ऑफ दी जूट को एक्सपोर्ट करता है, इंडिया 7% से भी कम करता है, तो बांग्लादेश कितना है, 75% बांग्लादेश एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, एक जूट आई केयर नामक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जिसमें क्या है, जूट सीड्स डेवलप किए जाएंगे, जूट आई केयर में जूट के सीड्स को डेवलप किया जा रहा है। एंड जूट एक जूट स्मार्ट प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया है, उसके अंदर क्या है, जूट का प्रोक्योरमेंट किया जाएगा। जूट स्मार्ट के अंदर प्रोक्योरमेंट किया जाएगा, जूट आई केयर के अंदर क्या है, सीड्स बनाए जाएंगे जूट के। नेक्स्ट टॉपिक इज टोबैको। तो टोबैको क्या है, एक टोबैको है। तो टोबैको का इंडिया में एरिया कितना है, 0.45 मिलियन हेक्टेयर हम एरिया टोबैको का कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, एंड 9% ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन इंडिया प्रोड्यूस करता है टोबैको का। एंड तंबाकू के लिए कैसी क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए होती है, इसको 100 से 20 सेंटीमीटर। क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में बात करें, टोबैको के लिए कितनी चाहिए होती है, 80 से 120 सेंटीमीटर रेनफॉल की जरूरत पड़ती है। एंड टोबैको के लिए 100 से 120 दिन क्या है, फ्रॉस्ट फ्री डे चाहिए होते हैं। तो 100 से 120 दिन क्या है, टोबैको के लिए कम से कम फ्रॉस्ट फ्री होने चाहिए। कॉटन के लिए हमने देखा है कितना है, 180 डेज क्या है, फ्रॉस्ट फ्री होने चाहिए, फ्रॉस्ट फ्री होने चाहिए, एंड यानी कि जिसमें वो बर्फ नहीं जमनी चाहिए। देन इसके लिए टोबैको के लिए कितना है, 100 से 120 दिन टोबैको के लिए फ्रॉस्ट फ्री होनी चाहिए। एंड जो टोबैको है वो ज्यादा विंड को टॉलरेट नहीं कर पाती है, इसके लिए मीडियम तो हाई विंड नहीं चाहिए होती है, एंड इसको लोमी सॉइल आइडियल मानी जाती है टोबैको के लिए। एंड प्रोडक्शन करोगे तो वर्ल्ड वाइड चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, दूसरे नंबर पे इंडिया प्रोड्यूस करता है टोबैको को। एंड एक्सपोर्ट में देखोगे तो ब्राजील है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, एंड इंडिया है दूसरे नंबर पे। तो प्रोडक्शन में चाइना है, एंड एक्सपोर्ट में ब्राजील है, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टोबैको इज ब्राजील। ठीक है, प्रोडक्शन में इंडिया में कौन प्रोड्यूस करता है सबसे ज्यादा टोबैको, गुजरात प्रोड्यूस करता है, गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज रबर। तो रबर के लिए अभी एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल डेवलप किया गया जिसका नाम क्या है, अमरूब है। अमरूब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है रबर के लिए, जो रबर बोर्ड ने बनाई है। तो रबर बोर्ड है, उसको रबर बोर्ड एक्ट 1947 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, तो रबर के लिए क्या क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए होती है, 200 से 450 सेंटीमीटर रेनफॉल की जरूरत पड़ती है, 200 से
400-450 सेंटीमीटर रेनफॉल की जरूरत पड़ती है। लेटराइटिक एंड लोमी सॉइल के लिए आइडियल मानी जाती है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट कितना होता है? 25 से 35 सेंटीग्रेड का ट्रॉपिकल क्लाइमेट का जरूरत पड़ती है। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है रबर का? थाईलैंड इज वर्ल्ड लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसर है। इंडिया में देखो तो इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है केरल है, उसके बाद में तमिलनाडु आता है, केरल के बाद में तमिलनाडु। नॉर्थ ईस्ट में भी कल्टीवेट किया जाता है, त्रिपुरा, असम, मेघालय, इन जगह पे भी कल्टीवेट किया जाता है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया में केरल है, वर्ल्ड में कौन सा है? थाईलैंड है। ठीक है, अमरूद क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है इसकी। देन रबर बोर्ड है, रबर बोर्ड को गठित किया गया है रबर एक्ट 1947 के अंदर। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर कहां पे है रबर बोर्ड का? कोटायम है, कोटायम केरला में इसका हेडक्वार्टर है रबर बोर्ड का। रबर बोर्ड में 28 मेंबर है। कितने मेंबर है? 28 मेंबर है। ये काम करता है रबर बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर काम करता है। ठीक है, रबर बोर्ड करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर काम करता है। उसी तरह से एक इंडिया का टबाकू बोर्ड है, तंबाकू बोर्ड है, वो उसको बनाया गया है तंबाकू एक्ट 1975 के अंदर तंबाकू बोर्ड को बनाया गया है। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1976, 1 जनवरी 1976 को इसको एस्टेब्लिश किया था तंबाकू बोर्ड को। एक्ट है कौन सा है? एक्ट 1975 वाला है, एस्टेब्लिश किया गया है 1976 में। ठीक है, एंड ये भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर काम करता है तंबाकू बोर्ड। ठीक है, एंड इसके अंदर ये फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया टोबैको भी हैंडल करता है। ठीक है, उसके अलावा एक कॉफी बोर्ड है, कॉफी बोर्ड को बनाया गया है कॉफी एक्ट 1942 में। ठीक है, कॉफी एक्ट 1942 के अंदर इसको बनाया गया है। इसमें कॉफी एक्ट बोर्ड में कितने मेंबर है? 33 मेंबर है। कॉफी बोर्ड किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है अगेन। देन अगला है नेशनल जूट बोर्ड। चौथा बोर्ड कौन सा है? नेशनल जूट बोर्ड है। नेशनल जूट बोर्ड इंपॉर्टेंट बात है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर आता है। जूट बोर्ड है वो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के अंदर आता है, बाकी किसके अंदर आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आ रहे हैं। तो जूट बोर्ड है वो 2008 का जूट एक्ट आया था, उसके अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया है। चेयरमैन कौन करता है? वही चेयरमैन ऑफ जूट बोर्ड का चेयरमैन कौन है? जो सेक्रेटरी होता है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का, वो नेशनल जूट बोर्ड का चेयरमैन होता है। सेक्रेटरी टू दी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, वो उसका चेयरमैन होता है। ठीक है, अगला टॉपिक है वो हमारा है कॉफी। तो इंडिया के अंदर दो कॉफी पाई जाती है, दो प्रकार की कॉफी पाई जाती है, अरेबिका एंड रोबस्टा। तो अरेबिका होती है उसकी हाई मार्केट वैल्यू होती है, रोबस्टा की होती है जो जनरली मैन्युफैक्चर्ड होती है वो रोबस्टा होती है। ठीक है, मार्केट वैल्यू हाई किसकी होती है? अरेबिका की। मोर देन जो 60 से 70% से ज्यादा हम क्या है 65% से क्या है ज्यादा हम कॉफी को एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट पर्पज के लिए ही कॉफी को कल्टीवेट करते हैं। तो इसके लिए क्लाइमेटिक कंडीशन कैसे चाहिए होती है? वेल ड्रेन्ड सोइल चाहिए होती है कॉफी के लिए, फर्टाइल सोइल, वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सोइल चाहिए होती है। 150 से 300 सेंटीमीटर का रेनफॉल चाहिए होता है, एंड 150 से 300 सेंटीमीटर के रेनफॉल, देन 160 से 2 सेंटीमीटर रेनफॉल किसके लिए चाहिए होता है? अरेबिका के लिए। एंड 100 से 200 सेंटीमीटर है वो रोबस्टा के लिए चाहिए होता है। तो ज्यादा रेनफॉल की किसकी जरूरत पड़ती है? अरेबिका को ज्यादा रेनफॉल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मॉडरेट स्टॉर्म को ये। ठीक है, देन कॉफी को प्रोडक्शन में क्या है? कर्नाटक। इंडिया में कॉफी प्रोडक्शन में कौन सा सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? कर्नाटक है। दूसरे नंबर पे केरल है, तीसरे पे तमिलनाडु है। तो कॉफी को सबसे ज्यादा इंडिया में प्रोड्यूस करता है कर्नाटक, दूसरे पे केरल है, तीसरे पे तमिलनाडु है। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था येमेन से, बाबा बुदान लेके आए थे चिकमंगलुरु हिल में कॉफी को। ठीक है, तो इंडिया के अंदर कर्नाटक के 3 जीआई टैग मिले हैं कॉफी को, कूर्ग अरेबिका को, बाबा बुदान अरेबिका को, चिकमंगलुरु अरेबिका को। तो कूर्ग, बाबा बुदान एंड चिकमंगलुरु कहां पे है? कर्नाटक में है। उनकी जो अरेबिका वैरायटी है उनको जीआई टैग मिला हुआ है कर्नाटक को। केरला की है वायनाड रोबस्टा वैरायटी, रोबस्टा की जो वैरायटी है वायनाड की है वो, उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। आंध्रा की एक वैरायटी है अराकू वेलू, अराकू वेलू कहां पे है? आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम के पास पड़ती है। यहाँ पे इसको भी क्या है? जीआई टैग मिला हुआ है। अराकू वेलू जो कॉफी है, अराकू वेलू वाली अरेबिका वाली है, रोबस्टा वाली कौन सी है? केरला वाली है। ठीक है, तो इनको क्या है? जीआई टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक इज पाम ऑयल। पाम ऑयल तो इंडिया इंपोर्ट करता है इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, प्रोड्यूसर है किसका? पाम ऑयल का। इंडोनेशिया इज वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज एक्सपोर्टर ऑफ द पाम ऑयल। इंडिया को भी सबसे ज्यादा कौन सप्लाई करता है? इंडोनेशिया सप्लाई करता है। तो पाम ऑयल है, उसको एडिबल है, ये फूड एंड इंडस्ट्री में भी इसका यूज किया जाता है। फूड एंड इंडस्ट्री में भी पाम ऑयल का यूज किया जाता है, ये एडिबल होता है। एंड पाम ऑयल में विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन ई पाया जाता है, विटामिन ए भी पाया जाता है, विटामिन ई भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसमें कोई भी ट्रांसफेट्स नहीं पाए जाते हैं पाम ऑयल में। एक एशियन पाम ऑयल अलायंस लॉन्च की गई है, एशियन पाम ऑयल अलायंस के द्वारा लॉन्च की गई है। ये 5 कंज्यूमर कंट्रीज हैं, 5 जो कंट्री हैं जो इंपोर्ट करते हैं इसको पाम ऑयल, उन लोगों ने लॉन्च की है, जिसमें कौन कौन से है? इंडिया है, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल एंड बांग्लादेश। तो इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश ने मिलकर एशियन पाम ऑयल अलायंस लॉन्च की है। ये कंज्यूमर एसोसिएशन है इन लोगों का, जो कहता है कि वो जो पाम ऑयल की है वो इमेज बदलना चाहते हैं। ठीक है, उसको ये क्या है? सेफ फूड बनाना चाहते हैं, सेफ बनाना चाहते हैं और इसको बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, एंड ताकि हमें वो उचित दामों पे मिल सके।
हेडक्वार्टर कहाँ पे है? एशियन पाम ऑयल का, एशियन पाम ऑयल अलायंस का हेडक्वार्टर है सैलिएंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन, सैलिएंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन इंडिया में है, इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज ऑर्फन क्रॉप्स। क्या होती है? ऐसी क्रॉप्स जो नेग्लेक्टेड की जाती है और अंडर यूटिलाइज क्रॉप्स होती है, उनको हम ऑर्फन क्रॉप बोलते हैं। नेग्लेक्टेड एंड अंडर यूटिलाइज क्रॉप्स है, दे आर कॉल्ड एज ऑर्फन क्रॉप्स। ये कुछ भी हो सकती है, जैसे कि इट कैन बी सीरियल क्रॉप हो सकती है, वेजिटेबल हो सकती है, फूड क्रॉप हो सकती है, ठीक है। तो कमोडिटी मार्केट आउटलुक कौन रिलीज करता है? कमोडिटी मार्केट आउटलुक ये रिपोर्ट है जो रिलीज की जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। कमोडिटी मार्केट आउटलुक रिलीज की जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड, नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड ये दिए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के द्वारा दिए जाते हैं नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड। इसको किसके प्रोग्राम, कौन से प्रोग्राम के अंदर दिया जाता है? राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंदर गोपाल रत्न अवार्ड दिए जाते हैं, ठीक है। एंड राष्ट्रीय गोकुल मिशन किसके लिए है? इंडिजिनियस जो है ब्रीड को इंप्रूवमेंट के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया है, कैटल की ब्रीड को इंप्रूवमेंट करने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन चलाया गया है। इसके लिए अंदर हम एक चिप्स भी बना रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, मिल्क के हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, 23% ऑफ वर्ल्ड का मिल्क हम प्रोड्यूस करते हैं। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया गया था 1975 में, किया गया था शायद, ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था 1975 में। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को गठन किया गया है एज ए सोसाइटी की तरह रजिस्टर किया गया है। जो सोसाइटी वाला रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 वाला है, उसके अंदर इसको रजिस्टर किया गया है। एंड ये इसका एक्ट आया था, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का एक्ट आया था 1987 में, ठीक है। तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने एक प्राइवेट कंपनी, एक लिमिटेड कंपनी बनाई है जिसका नाम है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट मृदा लिमिटेड। तो मृदा लिमिटेड इसने एक कंपनी बनाई है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड मृदा लिमिटेड। ये क्या काम करेगी? ये मैन्योर बनाएगी, ऑर्गेनिक मैन्योर बनाएगी, यानी कि खाद बनाएगी, खाद ऑर्गेनिक मैन्योर बनाएगी जो कि गोबर से बनी होगी। इसके लिए उन लोगों ने क्या है, एक ट्रेडमार्क भी लॉन्च किया है। इस ट्रेडमार्क का नाम क्या है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा जो ट्रेडमार्क लॉन्च किया गया है मैन्योर के लिए, उसका नाम क्या है? सूधन। सूधन, सूधन क्या है? एक मैन्योर का ट्रेडमार्क है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? एनडीडीबी के द्वारा। अगला प्रोजेक्ट रिवार्ड प्रोजेक्ट है। रिवार्ड प्रोजेक्ट, रिवार्ड प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? रिवार्ड प्रोजेक्ट का संबंध है वाटरशेड से। इसमें क्या है? रेजुनेशन किया जाएगा वाटरशेड का। वाटरशेड क्या होती है? एक जियो हाइड्रोलॉजिकल फिजिकल यूनिट होती है जिसमें वाटर कन्वर्ज करता है, ठीक है। इसमें ह्यूमन कैपेबिलिटी को भी बढ़ाया जाता है। इसके इन्वायरमेंटल बेनिफिट होते हैं, क्लाइमेट चेंज को टैकल करने में इसका हेल्प करता है वाटरशेड, ठीक है। एंड ये जो है रिवार्ड प्रोजेक्ट है वो सपोर्ट किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। किसके द्वारा सपोर्ट किया जाता है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसका नाम क्या है? ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप 2022 से 2030, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप, ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन, ब्लू इकोनॉमी किसके रिलेटेड है? फिशरी से। तो ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप 2022 से 2030 किसके द्वारा लॉन्च किया है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की एक काउंसिल होती है, उसकी एक कमेटी बनाई गई है COFI, जिसका नाम क्या है? कमेटी ऑफ फिशरीज। वो उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एक इंडेक्स लॉन्च करता है जिसका नाम है फूड प्राइस इंडेक्स। फूड प्राइस इंडेक्स कौन लॉन्च करता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें फूड प्राइस इंडेक्स है वो 5 क्रॉप्स को, 5 चीजों को अकाउंट में लेता है। कौन कौन सी? सीरियल, शुगर, मीट, वेजिटेबल ऑयल एंड डेयरी। तो फूड प्राइस इंडेक्स में ये प्राइस बताता है 5 चीजों के, सीरियल, शुगर, मीट, वेजिटेबल ऑयल एंड डेयरी। इनके मंथली प्राइस चेंजेस को ये बताता है, कितना मंथली चेंज हो रहा है। कौन? फूड प्राइस इंडेक्स। कौन रिलीज करता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर क्या है? 2014 से 2016 इसका बेस ईयर है। 2014 से 2016 बेस ईयर, ठीक है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने WHO के साथ मिलकर एक कोडेक्स एलिमेंट्री कमीशन बनाया है। कोडेक्स एलिमेंट्री कमीशन किसके द्वारा बनाया गया है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन प्लस WHO ने मिलकर बनाया है। तो इंटरनेशनल ये क्या है? इसका काम क्या है? कोडेक्स एलिमेंट्री कमीशन का काम है इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड डेवलप करना, एंड इंडिया भी इसी का मेंबर है। कोडेक्स एलिमेंट्री स्टेशन का, इसका कमीशन का एक पार्ट है इंडिया, ठीक है। अपेडा क्या है? अपेडा इज ए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट एजेंसी है जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 1986 एक्ट के द्वारा। इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है? ये अपेडा काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर काम करती है। इसको 1986 एक्ट के द्वारा पे बनाया गया है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका काम क्या है? एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है, R&D उसके लिए रिगार्डिंग प्रमोट करना है। तो अपेडा ने कहा है कि अभी वो क्या है? एक ऑर्गेनिक आधार लॉन्च करेगी। तो अपेडा क्या है? एक ऑर्गेनिक आधार लॉन्च करेगी। ऑर्गेनिक आधार क्यों है? क्यों लॉन्च करेगी? क्योंकि अपेडा एक प्रोग्राम चलती है। तो जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होते हैं इंडिया के अंदर, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक क्रॉप्स बनती है, उनको क्या है? सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को सर्टिफाई करने के लिए वो ऑर्गेनिक आधार लॉन्च करेगी। तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को सर्टिफिकेशन किया जाता है अपेडा के द्वारा। एक प्रोग्राम है, नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन।
उसमें सर्टिफाइड किया जाता है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को अपेडा के द्वारा। नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के अंदर क्या है, ऑर्गेनिक आधार लॉन्च किया जाएगा। इसी तरह से एक यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जो कि जिसको हम लैंड का आधार कह सकते हैं, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि जमीन के एक टुकड़े यानी कि लैंड के एक टुकड़े को आइडेंटिफाई करेगा। जैसे कि हर एक आदमी का आधार होता है, उसी तरह से एक लैंड पार्सल का एक है आधार नंबर होगा, जो कि कितना होगा, 14 डिजिट का होगा। एक कमेटी बनाई गई है, सीएस मूर्ति कमेटी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा सीएस मूर्ति कमेटी बनाई गई है। किस लिए बनाई गई है, क्योंकि जो इंश्योरेंस वाली क्रॉप्स होती है उसमें क्रॉप यील्ड टेक्नोलॉजी का सहारा लेने के लिए, ठीक है, तो टेक्नोलॉजिकल बेस्ड क्रॉप यील्ड को ये बताएगी कि क्रॉप यील्ड को टेक्नोलॉजी की मदद से बताएगी। कौन सी, सीएस मूर्ति कमेटी। इसमें ये विंड्स नामक है एक सिस्टम डेवलप करेगी। विंड्स की फुल फॉर्म क्या है, वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम को डेवलप किया जाएगा इस कमेटी के द्वारा। वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम को ये डेवलप करने में हेल्प करेगी ये सीएस मूर्ति कमेटी। प्रतिज्ञा 3.0 क्या है, प्रतिज्ञा 3.0 एक हैकाथन है जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा लॉन्च किया जाता है हर साल, ठीक है। तो इसमें क्या है, क्रॉप ब्रीडिंग को डेवलपमेंट को इजी बनाया जाता है, जिसमें प्राइवेट प्लस पब्लिक सेक्टर मिलकर भाग लेते हैं। तो क्रॉप की ब्रीडिंग के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया जाता है। प्रतिज्ञा 3.0 इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का प्रोग्राम है। ई नेम क्या है, ई नेम को लॉन्च किया गया था 2016 में। तो ये पेन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, पेन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है ई नेम, ठीक है। इसको ये कनेक्ट करता है एग्जिस्टिंग एपीएमसी मंडीज होती हैं उनको कनेक्ट करता है, ठीक है। एग्जिस्टिंग एपीएमसी मंडी को, फिजिकल मंडी को से इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पे कनेक्ट कर दिया जाता है, जहां पे आपका बायर है वो बोली लगा के कोई भी एपीएमसी मंडी में सामान बिका हुआ है, पड़ा हुआ है, उसको खरीद लेता है, ठीक है। एंड इसको ई नेम को इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, एसएफपी स्मॉल फार्मर एग्रो बिजनेस कंजर्टियम इसको इंप्लीमेंट कर रहा है, जो कि इसकी नोडल एजेंसी है, ठीक है। इसके अंदर अभी क्या है, एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जो इस कारण ये न्यूज में रहा था। तो ये ई नेम किसका प्रोग्राम है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का। ये कनेक्ट करता है एग्जिस्टिंग एपीएमसी मंडीज को, ठीक है। 500 से ज्यादा है एपीएमसी मंडीज। देन एक एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट पोर्टल बनाया गया है, जो कि एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देगा। एंड ये क्या है, इन्वेस्टर्स के लिए क्या होगा, एक सिंगल पॉइंट पोर्टल की तरह काम करेगा एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट पोर्टल, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर डेवलप कर रही है, जो कि यूज करेगी रडार इमेजिंग सैटेलाइट 1 का डेटा यूज करेगी, रीसेट 1 यानी कि रडार इमेजिंग सैटेलाइट 1 का डेटा यूज करेगी, प्लस वेदास का डेटा यूज करके कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को बनाने की कोशिश की जाएगी। एंड वेदास क्या है, विजुअलाइजेशन ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा है। तो अर्थ सैटेलाइट का जो डेटा होता है उसको विजुअलाइजेशन करने के लिए एक पोर्टल बनाया गया है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के द्वारा। तो वेदस क्या है, ये एक पोर्टल है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का है, एंड जिसमें जो अर्थ ऑब्जर्वेशन का जो डेटा होता है वो रीसेट 1 से इसमें डाटा वेदस में फीड किया जाता है, ठीक है। तो ये डेटा का यूज करते हुए एक वेदस का इनका डेटा है वो यूज करते हुए रडार इमेजिंग सैटेलाइट का डेटा यूज करते हुए कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बनाएगी। देन एक सेंटर ऑफ एमिनेंस बनाया गया है खादी के लिए। तो सेंटर ऑफ एमिनेंस कहां पे खोला गया है, खादी के लिए ओपन किया गया है दिल्ली में ओपन किया गया है, ठीक है। एंड इसको डेवलप किया जाएगा हब एंड स्पोक मॉडल पे। तो दिल्ली में हब बनाया जाएगा, उसके स्पोक बनाए जाएंगे बेंगलुरु, गांधीनगर, कोलकाता, शिलोंग, ठीक है। बेंगलुरु, गांधीनगर, कोलकाता एंड शिलोंग में इसके स्पोक बनाए जाएंगे, ठीक है। एंड ये कौन बना रहा है, एमएसएमई प्लस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी मिलकर सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ खादी बनाया जाए, ताकि खादी का बढ़ाया जा सके बिक्री को, ठीक है। तो केवीआईसी इज नोडल एजेंसी होती है खादी के लिए। कौन सी नोडल एजेंसी है, केवीआईसी है, ठीक है। खादी विलेज एंड इंडस्ट्रियल कमीशन 1956 के अंदर इसको बनाया गया है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंदर ये काम करती है। स्वीट रिवॉल्यूशन भी खादी का है, केवीआईसी का प्रोग्राम है। एंड नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर सेंसस। अभी बात चल रही है 11वां एग्रीकल्चर सेंसस को कंडक्ट कराने की, और 2021-2022 में इसको कंडक्ट कराना जाना चाहिए था। तो 5 साल में एग्रीकल्चर सेंसस कंडक्ट कराया जाता है, 5 साल में, ठीक है। पहला कंडक्ट कराया गया था 1971 में। इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेंसस है वो पार्ट होता है किसका, वर्ल्ड सेंसस ऑफ एग्रीकल्चर का एक हिस्सा होता है। वर्ल्ड सेंसस ऑफ एग्रीकल्चर कौन कंडक्ट कराता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो डेटा है वो इसको पास जाता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो है क्या है, वर्ल्ड सेंसस ऑफ एग्रीकल्चर, उसके पास ये डेटा जाता है। तो ये था हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड PT 365 का पोर्शन। धन्यवाद।